ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये अगेन अपनी एक स्टेटमेंट मेंशन करते हैं जो हमने एमएम की प्रोपोजिशन पढ़ी थी, एमएम प्रोपोजिशन 1। इसमें हमने डायग्राम के थ्रू देखा था ये कॉस्ट ऑफ डेट एंड ये पॉइंट हम रख लेते हैं, ये के नॉट ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और ये के ई। तो ये हमें डायग्राम क्या शो करता है कि जितना भी लेवल ऑफ डेट होता है उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है, जिससे वैक जो है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है और फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो और दूसरा इसमें एजम्पशंस क्या थी, नो टैक्सेस। ठीक है, एक तो यहाँ पे हमने ये बात मेंशन कर दी। अच्छा, आज के लेक्चर में हम ये देख रहे हैं कि अगर टैक्सेस को इंक्लूड किया जाए तो फिर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल यहाँ पे कोट करता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो इसमें आप ज़रा देखिएगा कि सपोज एक जो है अनलिवर्ड फर्म है और एक लिवर्ड फर्म है। सपोज मैं यहाँ करता हूँ कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों में सेम है, जैसे हमने एजम्पशंस में भी देखा था। अच्छा जी, अनलिवर्ड फर्म में अब इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। अब ये सारी चीज़ें मैं एज्यूम कर रहा हूँ। और उसके बाद हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स 1000 हो गई। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे टैक्स एज्यूम कर लूँ कि सपोज जो है वो 35% है रेट ऑफ टैक्स, तो मैं अगर 1000 का 35% ले लूँ तो दिस इज 350। और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, नेट इनकम। राइट, ये हम यहाँ से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास 650। अच्छा, अब जरा ये और से समझिएगा इस स्टेटमेंट को कि जो नेट इनकम है हमारी अजम्पशन ये होती है कि ये 100% डिविडेंड के तौर पर चली जाती है। ठीक है, तो ये डिविडेंड के तौर पर अगर चली जाएगी तो ये ओनर्स जो होंगे उनके पास क्या चला जाएगा, 650। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म होगी अनलिवर्ड फर्म के लिए, उसके जो कैश फ्लोज होंगे जो इससे एक्सपेक्ट किए जा रहे होंगे अनलिवर्ड फर्म से, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 1 माइनस टी। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं ये यानी एक जनरल सी मैंने एक स्टेटमेंट बना दी। अगर आप इसको थोड़ा प्रूव करना चाहें, सेम फिगर 650 हमारे पास आ जाएगा। देखिए 1000 इंटू 1 माइनस टी जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस 0.35, तो ये रिमेनिंग जो फैक्टर होगा 0.65 होगा। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर 650 आ जाता है। ठीक है, एक तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ से जनरलाइज कर दिया स्टेटमेंट को। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि जो लिवर्ड फर्म है, सपोज हम करते हैं कि हमारा जो डेट है, क्योंकि लिवर्ड फर्म में क्या होगा, डेट होगा। डेट जो है वो ओनली मैं ये कह देता हूँ ₹100 है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 10% है। ठीक है, या चले मैं डेट को ऐसे कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि इसके अंदर जो डेट की अमाउंट है सपोज वो रुपीस या डॉलर्स क्या है, 200 शामिल। तो अगर आप इस 200 का इंटरेस्ट यहाँ से लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 20 माइनस किया और हमारे पास ये आंसर आ गया 980। अब आप टैक्स लेते हैं इसके ऊपर, 980 इंटू 0.35, तो ये बन जाता है 343। तो इसका मतलब है जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो कितना हमारे पास हो जाएगी, 637। ठीक है, अब ये 637 क्या होगा, अगेन नेट इनकम तो होगी और क्या होगा, डिविडेंड होगा। ठीक है, यानी डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स यानी स्टॉक होल्डर्स। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ओवरऑल कैश फ्लो देखूँ इसमें,
कि बोथ जो डेट होल्डर्स हैं और जो इक्विटी होल्डर्स हैं दोनों को कितना अमाउंट मिल रही है। डेट वालों को इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज 20, और डिविडेंड वालों को, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, उनको क्या अमाउंट मिल रही है, 637। ठीक है, तो अब ओवरऑल अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 657। ठीक है, अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि जैसे ही हमने फॉर्म में डेट यूज़ किया तो ओवरऑल जो टोटल कैश फ्लो है डेट होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स को इन लिवर्ड फर्म ज़्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू अनलिवर्ड फर्म, क्योंकि वहाँ पर कितना है, 650। ठीक है, एक तो आपने जनरल स्टेटमेंट आप ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम फर्म के अंदर डेट यूज करते हैं तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट देख लें, कंपेयर किया हमने तो कैश फ्लोज क्या है, डेट होल्डर और स्टॉक होल्डर्स को ज़्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू अनलिवर्ड फर्म। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि आपने यहाँ पर जो टैक्स इफेक्ट है ये डाला है। एक तो टैक्स इफेक्ट डाला है, दूसरा इसमें अहम बात क्या है कि डेट का यूज़ किया। यानी हम अब अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा जनरलाइज करें, मोर स्पेसिफिक करें, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप अपने बिजनेस के अंदर डेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स जो होती हैं वो आपको अलाउड होती हैं कि आप उन्हें डिडक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ये 20 को डिडक्ट किया। ठीक है, अगर ये डिडक्शन क्या है बेसिकली, यानी आपको टैक्स डिपार्टमेंट ने ये डिडक्शन अलाउ की है कि आप अपने बिजनेस की अर्निंग में से इंटरेस्ट को डिडक्ट कर सकते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट हो उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। ठीक है, अगर आप आपको मैं ये बताऊं, डिविडेंड हो गया, ठीक है, या कोई और ऐसी अर्निंग्स हो गई जो रिलेटेड विद स्टॉक होल्डर्स हैं, वो टैक्स डिडक्टिबल नहीं होती। अक्सर आपने ये एक स्टेटमेंट सुनी होगी, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। ये स्टेटमेंट सुनिए कभी, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। तो टैक्स डिडक्टिबल का मतलब ये है कि इंटरेस्ट इज अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम, फ्रॉम बिजनेस इनकम। ठीक है, तो ये आपको अलाउड था इसलिए ये इफेक्ट हुआ। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको? इसमें कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ी सी बात अभी आपको मतलब पहले तो पढ़ रहे हो लेकिन कम जरा होगा इफेक्ट इसका, क्योंकि जब आगे चलेंगे तो आपको फर्दर ये बात क्लियर हो जाएगी। यानी अब देखें, जैसे जैसे डेट का साइज बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और हमारे पास ये जो कैश फ्लोज हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। मेन जो इसमें थीम था वो क्या था कि ड्यू टू टैक्स इंटरेस्ट ऑफ टैक्स डिडक्टिबल, वो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, कैश फ्लोज टू बोथ डेट होल्डर्स एंड स्टॉक होल्डर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं एज कंपेयर टू अनलिवर्ड फंड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कारपोरेट टैक्सेस की। कारपोरेट टैक्सेस की अपने गौर से अब इन चीज़ों को देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। एक तो ये कि जो हमारे पास टैक्स हैं या डेट है हमारे पास, यानी डेट, ठीक है, इसका एडवांटेज है, एडवांटेज किस चीज़ का है, टैक्स का। डेट हमें किस चीज़ का एडवांटेज देता है, टैक्स, टैक्स का। ठीक है, अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से भी देखते हैं कि मैं मेंशन कर देता हूँ चीज़ों को। अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि डेट इज परमानेंट इन बिजनेस, यानी हम इसको परमानेंटली यूज करते हैं, ठीक है, तो इससे अफेक्ट क्या होगा, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट भी मुसलसल मिलता रहेगा, टैक्स का बेनिफिट भी मुसलसल मिलता रहेगा।
ठीक है। यानी और ये भी आपको पता है कि जब हम डेट को परमानेंटली यूज करते हैं तो हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि जो डेट का फीचर है वो परपेचुअल डेट है। वो क्या है? परपेचुअल डेट है। ठीक है, परपेचुअल का मतलब क्या है? अगर मैं ये टाइम लाइन बनाऊं तो यानी अगर हमने डेट यूज करना शुरू किया है तो इन डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए है, यानी अनलिमिटेड। ठीक है, इनफाइनाइट। तो यानी डेट चलता रहना है। अब अगर डेट चलता रहेगा तो उसके रिलेटेड जो टैक्स का हमें बेनिफिट मिल रहा है, जैसे हमने ऊपर यहाँ पर देखा है, ठीक है, तो वो हमें क्या होगा? वो भी परमानेंट मिलता रहेगा। यानी ये जो टैक्स का बेनिफिट है इसका मतलब क्या होगा? ये भी हमें परमानेंट मिलता रहेगा जो बेनिफिट है। ठीक है। अब हमने बेसिकली यहाँ पे फर्दर इसको थोड़ा सा मजीद डेरिवेशन की तरफ जाना है। तो क्या है? जब हमें टैक्स का बेनिफिट परमानेंट मिलेगा तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ओवर द लाइफ या इनडेफिनिट टाइम पीरियड जो होता है। ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं, हम एक टर्म यूज करते हैं फाइनेंस के अंदर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड। ठीक है। तो उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ टी, टी स्टैंड फॉर टैक्स, और साथ सी लिख रहा हूँ, मीन्स कॉर्पोरेट टैक्स। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? मल्टीप्लाइड बाय आर लिख रहा हूँ। आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बी स्टैंड फॉर डेट, जैसे हमने पहले भी ये एब्रीवेशंस यूज किए हुए हैं। ठीक है। तो डिवाइडेड बाय, यानी हम इसको डिस्काउंट बैक कर रहे हैं किस चीज के ऊपर? अगेन उस आर के ऊपर। इसको थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाता जाऊं। ये चीज, जब हम परपेचुअल डेट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट करते थे, तो क्या फार्मूला यूज करते थे? इंटरेस्ट ओवर के डी। यानी इंटरेस्ट मीन जो डॉलर्स में इंटरेस्ट की अमाउंट होती थी उसको जब हम डिवाइड करेंगे के डी पे तो उसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम हम वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रीजन यही है कि टैक्स का बेनिफिट भी हमें अनलिमिटेड यानी इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलना है। ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे अगेन इसी फार्मूला के साथ, ये देखो जब हम इस टर्म को यानी जो हमारे पास डेट है, डेट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाता है? इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, यानी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। ये मैं अगेन इधर कर देता हूँ, देखिए आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट और बी स्टैंड फॉर डेट। तो जब ये मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। अब जब हम इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स के साथ तो वो क्या हो जाएगी? अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है। अब ये हमने कैलकुलेशंस में लिखा, और जब इस अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट को हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यानी टैक्स शील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या किया? उसको आर पे यानी अगेन उसी डिस्काउंट रेट पे डिवाइड किया, सेम इसी कंसेप्ट के तहत, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड आ जाएगा। जी बेटा बोले इकरा। जी जी बोले बेटा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड की। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कंसेप्ट था कि सबसे पहले ये जो बी और आर हैं, ये दोनों चीज़ें क्या है? डेट है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। डेट से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या हमें अमाउंट मिल जाती है किस चीज़ की? इंटरेस्ट की। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब इस इंटरेस्ट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? टैक्स के साथ, टैक्स रेट के साथ, तो हमें अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट मिल जाती है। अब ये जो अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट है हमने ये एज्यूम किया है क्योंकि हमारे पास जो डेट है वो परमानेंट रहना है। ठीक है। तो इसलिए ये जो टैक्स का बेनिफिट है ये भी परमानेंट रहेगा। तो उस परमानेंट बेनिफिट की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है? दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड। तो उसका फार्मूला जो जनरल यूज होता है वो ये है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, आर को अगर हम आर से कैंसिल कर दें तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट हमारे पास क्या रह जाता है कि टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट और मल्टीप्लाइड बाय बी यानी डेट।
तो हम इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एग्जैक्टली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कैलकुलेट करना था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड। ठीक है, अब इसका काम क्या है और हमने इसको किधर यूज करना है, तो आप जरा यहाँ पर देखिए। हमने बेसिकली जिस तरफ जाना है वो है वैल्यू ऑफ द फर्म, जो कि लिवर्ड फर्म होगी जिसमें डेट का इस्तेमाल हो। ठीक है, तो उसका फार्मूला हमारे पास जो स्पेसिफिक हो जाएगा वो अब क्या होगा, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड। अब देखो जो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म है वो हमारे पास सिंपल होते हैं क्योंकि उसमें डेट का कोई बेनिफिट नहीं होता, डेट होता ही नहीं है तो उसका बेनिफिट भी कोई नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक जनरल सी जो इक्वेशन थी वो यहाँ से डिराइव कर ली और हमें पता चल गया कि जब भी हमें कोई अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करना होगी तो प्रोपोजिशन 2 के तहत या 1 के साथ, चले अभी एज्यूम कर लें 1 के साथ, हम अभी उसे क्या कर सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड कैलकुलेट कर लें और वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म में ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें ये डिराइव हुआ, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि जो की प्रोपोजिशन 1 है और अगर मैं इसके साथ ये शामिल कर दूँ, साथ ऐड एक कर दूँ विद टैक्स, प्रोपोजिशन विद टैक्स, क्योंकि कल हमने जितने पढ़े थे वो विदाउट टैक्स की हमने बात की थी। प्रोपोजिशन विद टैक्स हमें क्या बताती है, इसकी इसकी ये जो लॉजिक है बिहाइंड दिस वो क्या है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। The greater the amount of debt, greater the amount of debt, the greater the टैक्स शील्ड। अब देखें क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है ना, अब डेट जितना ज्यादा होगा जब टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड जो है वो बढ़ती जाएगी, ग्रेटर द टैक्स शील्ड। लेकिन अब ये भी नहीं है कि हम आंखें बंद करके फिर डेट को लेते चले। ठीक है, तो हमें एक डेट को भी एक खास लेवल होता है तो वो हमें चूज करना होता है। आंखें बंद करके अगर हम डेट लेते जाएंगे सिर्फ इस वजह से कि हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता रहे तो ये भी गलत होता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ढूंढनी पड़ती है या बनाना पड़ती है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर डेट लेवल, कि हमें कौन सा डेट लेवल चूज करना है। ठीक है, ताकि हम यानी बहुत ज़्यादा भी एक अनलिमिटेड डेट की तरफ ना चले जाएं और बिल्कुल लो लेवल पे भी ना पड़े रहें, लेकिन हमें एक ऐसा डेट का लेवल चूज करना है जिससे हमें ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो अब अगेन मैं आपको एक कंसेप्ट की तरफ फिर ले चलता हूँ कि जैसे हमने पढ़ा था कि डायग्राम की तरफ, जिसमें अब टैक्स शामिल होगा। ठीक है, अब ये है डेट ओवर इक्विटी रेशो, यानी हम जो भी डेट का लेवल रखें हमने ये एज्यूम किया था कि कास्ट ऑफ डेट जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, और कास्ट ऑफ डेट क्या होगा, जो रेट ऑफ डेट होगा कास्ट ऑफ डेट वो के ई से एक तो कम होगा, और दूसरा हमने कहा था इससे क्या होता है कि जो के ई है वो बढ़ता जाता है। जैसे हम डेट बढ़ाते जाएंगे, प्रोपोर्शन डेट इक्विटी रेशो बढ़ाते जाएंगे, कास्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ती जाएगी। और फिर हमने कहा था इसका जो डेट का बेनिफिट है वो कास्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ने से कैंसल आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, जब टैक्स इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जब टैक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो फिर क्या होगा, ये जो वैक था अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बल्कि वो क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी देखो वैक जो है वो कम हो गया।
आप यहाँ पे इसको देख सकते, ठीक है। और ओवरऑल जब हमने ये बात की थी, आपको याद होगा कि दो बातें थी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज करने के लिए। एक, या तो वैक जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, या हमारे पास जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो इंक्रीज होने चाहिए, तब वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होती है। तो अब हमने क्या किया, वैक को डिक्रीज किया, तो इसका मतलब है वैल्यू ऑफ द फर्म इससे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म इसमें क्या होगी, अगर हम उसको थोड़ा सा ग्राफ बना लें, सिंपल सा है, इसमें अपने परेशान नहीं होना। यानी वैल्यू ऑफ द फर्म हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर विदाउट टैक्स क्या थी, सपोज सेम थी, कि हमने कहा था कि डेट और टैक्स के ई का बेनिफिट कैंसिल आउट हो जाता है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म सपोज सेम रहती है। लेकिन जब हम टैक्स का इसके अंदर यूज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये है विद टैक्स और ये है विदाउट टैक्स। विदाउट टैक्स में क्या था कि डेट और के ई आपस में जो डेट का बेनिफिट था वो के ई के बढ़ने से कैंसल आउट हो जाता था, जिसकी वजह से वैक हमारा कांस्टेंट रहता था, तो वैल्यू ऑफ द फर्म पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, और ये चीजें हमने प्रूव की हैं। उसके बाद अगर हम टैक्स का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, वैक क्योंकि कम हो जाता है विद टैक्स में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ द फर्म है फिर उसमें इजाफा हो जाएगा, यानी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगी। अब हम अपनी ही इसी बात को नेगेट करते हैं, जिसके साथ हमने कहा कि जैसे जैसे हम अपने फॉर्म के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर टैक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, हमारा वैक डिक्रीज हो जाता है और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगेन हमने क्या कहा कि वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाती है जब विद टैक्स होता है, ठीक है। अब विद टैक्स का मतलब क्या है कि हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि जो टैक्स का बेनिफिट है वो हमें मिलता रहेगा, टैक्स का बेनिफिट फॉर एवर मिलता रहेगा। लेकिन क्या हुआ, अगर 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 हमें ये टैक्स का बेनिफिट स्टॉप हो जाए, इफ टैक्स बेनिफिट इंटरप्टेड, तो फिर क्या होगा, इंटरप्टेड हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म फिर क्या होगी, फिर अगेन एक दफा उसको एक शॉक लगेगा, तो वैल्यू ऑफ द फर्म फिर क्या होगा, यहाँ पे हम ये बेसिकली कह लेते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ टैक्स बेनिफिट। यानी हम फुल फ्लेज अगर वहाँ पे सर्टेन नहीं है, तो इस चीज़ को भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है हमें टैक्स बेनिफिट्स ना मिल सके, हमारे बिजनेस जो है वो लॉसेस में चला जाए, तो हमें टैक्स बेनिफिट्स में क्या होगा, ठीक है, हमें उल्टा इंटरेस्ट पेमेंट सिर्फ देना पड़े, तो फिर वैल्यू ऑफ द फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देखें, जो पहले हमने वैल्यू ऑफ द फर्म जिस चीज़ को कहा है कि भाई टैक्स के इस्तेमाल से वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है, बढ़ गई है, ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ द फर्म हमने बढ़ा दी। लेकिन अगर हम इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करें कि जो अनसर्टेनिटी है टैक्स बेनिफिट की, तो फिर क्या होगा, देखें इस ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी, किसी हद तक फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। तो हम इस चीज़ को कहते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म, अगर जो टैक्स का बेनिफिट के साथ, और यहाँ पे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म विद टैक्सेस एंड अनसर्टेनिटी ऑफ टैक्स, होपफुली ये आपको क्लियर हो गई होगी बात, कि जब अनसर्टेन टैक्स की सिचुएशन होगी तो फिर वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट क्या होगा, वो कदरे डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारा लिवरेज की यानी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ तक क्लियर होगी जी बात आपको, कोई है इसमें कंफ्यूजन? यस सर, क्लियर है। और सर वो साइका को फिर प्रॉब्लम हो रही है तो आप चेक कर लें। जी मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया। ओके जी, अब फर्दर हम चलते हैं अगेन अब वैल्यू ऑफ डिवर्ड फर्म की तरफ। वैल्यू ऑफ
अनलिवर्ड फर्म। तो पहले मैंने ये बात की थी अभी कि जो कैश फ्लोज होते हैं, ठीक है, कैश फ्लोज उनको हम किस तरह से मेजर कर रहे हैं कि जितनी भी उनकी अर्निंग्स हैं, ये ऐसा समझ ले वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म का मैं मेंशन कर रहा हूँ, EBIT 1 माइनस टैक्स, ये मैंने ऊपर कैलकुलेशन भी की थी, ये कैश फ्लोज है, ठीक है। और अगर इन वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये एज्यूम करते हैं कि ये जो कैश फ्लोज हैं फॉर एवर होने हैं, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, EBIT 1 माइनस टैक्स, ये हमने कल ये भी किया था क्वेश्चन, और के नॉट यानी वैट, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म बट विद टैक्सेस, ठीक है। अब अगर हम चलते हैं वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म की तरफ, तो आप जरा गौर से देखिए, नाउ वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, ये देखिए, EBIT, गौर से अपने जरा देखना है, EBIT इंटू 1 माइनस टी, माइक्स प्लीज जरा अपने ऑफ कर दीजिएगा, EBIT 1 माइनस टी and divided by K नॉट। तो ये चीज बेसिकली क्या लिखी हुई है, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हम प्लस क्या करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड, तो ये हमने अभी कैलकुलेट भी किया था, मैं अगेन दोबारा इसमें कर देता हूँ। इसमें क्या था, टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स इनटू रेट एंड इनटू डेट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डेट, यानी जो रेट है वही सेम है। अब इसको हम थोड़ा सा मजीद जनरलाइज करें तो ये रेट से कट गया, तो हमारे पास आंसर में फिर क्या बात रही, EBIT 1 माइनस टैक्स, ठीक है, और ये K नॉट एंड देन टैक्स इनटू डेट। तो अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये वाला फैक्टर है वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू, ये भी प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शीट, ये दो चीज़ें लिखी जो हमने अभी ऊपर लिखी भी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेम अब हमारे पास ये सारा कुछ कैलकुलेट हो गया जो हम ऊपर थ्योरेटिकली ये सारा कुछ डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप फर्दर पूछ सकते हैं, ठीक, क्लियर है जी यहाँ तक। उसके बाद इस चीज़ को कहते हैं हम, जो ये हमने अभी अपने पास लिख लिया है, प्रोपोजिशन 1 विद टैक्सेस, ये सारा कुछ हमारे पास जो कैलकुलेट हुआ, प्रोपोजिशन 1 बट विद टैक्सेस। अच्छा जी, जब ये हमारे पास पोजीशन हो तो हमारे पास ये तो वैल्यू ऑफ द फर्म हो गया, लिवर्ड फर्म। अगर हमें कास्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना हो जो लिवर्ड फर्म है, तो फिर हम क्या फार्मूला यूज करते हैं लिवर्ड फर्म की, तो यहाँ पर हम उसे देख लेते हैं फार्मूला को। देखिए RS, इसको क्या कहते हैं, कास्ट ऑफ इक्विटी। अब ये लिवर्ड फर्म की हम यूज करने जा रहे हैं, इसका फार्मूला है R नॉट प्लस debt over equity ratio into 1 minus tax and then multiplied by R naught minus RB। अब मैं थोड़ा सा चीज़ों को फर्दर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये R naught जो है ये बेसिकली है कास्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड फर्म, यानी दूसरे लफ्जों में जो अनलिवर्ड फर्म होती है उसमें आपको पता है डेट नहीं होता, सिर्फ इक्विटी होती है। तो उसका जो वैक होता है, क्योंकि आर नॉट हम किसे कहते हैं, वैक को भी कहते हैं ना, के नॉट या आर नॉट, ठीक है। तो जो अनलिवर्ड फर्म का के नॉट है, वैक है या के ई है, वो एक ही होता है क्योंकि उसमें डेट होता नहीं। तो उसमें हम प्लस करते हैं, आपको सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए ये बताता जा रहा हूँ, डेट ओवर इक्विटी रेशियो, फिर 1 माइनस टी और मल्टीप्लाइड बाय, ये अगेन हमारे पास क्या है, कास्ट ऑफ इक्विटी
अनलीवर्ड, या हम इसे वैक भी कह सकते हैं, के नॉट भी कह सकते हैं, माइनस आर पी मीन्स कास्ट ऑफ डेट। ठीक है, अब किसी बुक में ये फार्मूला ऐसे लिखा है, किसी बुक में ये फार्मूला ऐसे लिखा है, तो ये आपको क्या करना होता है, चीज़ों को समझना होता है ताकि आप इसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और उसके बाद अगेन मैं आपको थोड़ा सा ये बताता जाऊँ, जो वैक का फार्मूला है कल भी हमने पढ़ा था, उसका जनरल फार्मूला क्या है, कास्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कास्ट ऑफ डेट 1 माइनस टी एंड वेट ऑफ डेट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़े हमें फार्मूला आना चाहिए, यानी एस लिख लें, एस स्टैंड्स फॉर इक्विटी एंड एस प्लस बी यानी डेट हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय कास्ट ऑफ इक्विटी। फिर इसी तरीके से प्लस कास्ट ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टी एंड अगेन इधर हमारे पास बी डिवाइडेड बाय एस प्लस बी। तो ये आपको सारे फार्मूलाज आने चाहिए। ठीक है, इनके एब्रीविएशंस क्या है, एस क्या है, बी क्या है, आर एस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। और अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो फर्दर। ओके जी, हम ये बात कर रहे थे कि S स्टैंड्स फॉर इक्विटी एंड B स्टैंड्स फॉर डेट। मैं अगेन यहाँ लिख लेता हूँ, और अगर कहीं आपको RS नजर आए तो ये होता है कास्ट ऑफ इक्विटी, और अगर कहीं RB नजर आए तो ये होता है कास्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो ये अब अपने जहन में रखिएगा। ओके, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को फर्दर वहाँ पे कैलकुलेशंस में लेके आएंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसको हम 13 बल्कि पहले 12 कर लेते हैं, 10 और 11 हमने कल किए थे। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, वेस्टर्न इंडस्ट्रीज हैज a debt equity ratio of 1.5. Its WACC is 12% and its cost of debt is 9%. The corporate tax rate is 35%. ये 1.5 ऑलमोस्ट लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, दिखने में, लेकिन अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये फिर आपसे आसानी के साथ सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, थोड़ा सा चीज़ों को जनरलाइज कर लेते हैं। वेस्टर्न सॉरी एक कंपनी है। ठीक है, अब ये क्या है, हैज अ डेट इक्विटी रेशियो, मीन ये क्या है, एक लीवर्ड फर्म। एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि उनके डेट और इक्विटी रेशियो बताइए। ये क्या है, एक लीवर्ड फर्म है जिसमें डेट का इस्तेमाल होता है, और उसके पास डेट इक्विटी रेशियो क्या है, यानी डेट 1.5 है, तो इसका मतलब इक्विटी 1 है, और इनका सम अप कितना है, 2.5। उसके बाद वैक यहाँ पे उन्होंने हमें दे दिया है, वैक इज 12% एंड के डी जो है वो कितना है, 9%, और जो टैक्स रेट है वो है 35%। मैंने चीज़ों को थोड़ा जनरलाइज कर दिया। अब व्हाट इज द वेस्टर्न कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कास्ट ऑफ इक्विटी यानी के ई फाइंड करें। फाइंड क्या करना है, रिक्वायरमेंट 1 के अंदर कास्ट ऑफ इक्विटी। अब आपको फार्मूलाज जो है ना अपने जहन में रखते होंगे, जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं अभी। ठीक है, तो ये आपको हर वक्त अपने जहन में रखना। हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा है वैक का। तो वैक जो है हमारे पास कैसे कैलकुलेट होता है, कास्ट ऑफ इक्विटी, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी एस यानी इक्विटी एंड डिवाइडेड बाय एस प्लस बी। उसके बाद प्लस कास्ट ऑफ डेट 1 माइनस टी, बी जो डेट होता है, और उसको एस प्लस बी यानी डेट और इक्विटी का सम अगेन। तो ये देखो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड। अब क्वेश्चन के अंदर वैक हमें गिवन है, दैट इज 12%, 0.12। के ई हमें फाइंड करना है, गिवन नहीं है, के ई वैसे रहेगी। एस
एस हमारे पास कितना है, देखो 1, क्योंकि देखो रेशियोज हमने ये लिखी हुई है। ये हमारे पास क्या है, एस है और ये बी है, डेट इक्विटी 1 है, लेकिन डिवाइडेड बाय एस प्लस बी, तो ये देखिए 2.5 प्लस के डी गिवन है 9%, 0.09, टैक्स रेट गिवन है 1 माइनस 0.35, बी दैट इज डेट इज 1.5, एंड एस प्लस बी यानी ये रेशियो जो टोटल है 2.5। ठीक है, अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर्स उठाएं और इनको सॉल्व करें। 1.5 जो ये एरिया है, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाकी फैक्टर से। 1 माइनस 0.35, ये हमारे पास हो जाएगा 0.65, 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 0.09, तो ये हमारे पास आ जाता है जी, ये जो चीज़ है 0.0585, ये दोनों चीज़ें। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस फैक्टर से, 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 दैट इज 0.6, यानी 60% है बेसिकली। और प्लस जब हम इसको करते हैं डिवाइड 1.1 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आंसर आ जाता है 0.4 यानी 40, और ये आ गया हमारे पास के, और ये 0.12। फर्दर हम अब इसको सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.0585 दैट इज 0.0351, और ये हो गया हमारे पास के ई 0.40। ओके, अब मैथमेटिकली क्योंकि हम सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। ये हमारे पास है 0.12। अब हमें चाहिए के ई की वैल्यू, के ई 0.40 प्लस 0.0351, इधर हम माइनस कर देते हैं 0.0351, और इधर भी माइनस कर देते हैं 0.0351, और ये इधर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास देखिए वैल्यू क्या रह जाती है, ये है जी हमारे पास 0.0849, और ये हमारे पास है के ई 0.40। तो हमें सिर्फ के ई चाहिए, तो इधर से भी 0.40 पे डिवाइड करते हैं, और इधर से भी 0.40 पे डिवाइड करते हैं, ताकि हमें के ई की वैल्यू मिल जाए। दैट इज, अब के ई को हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास परसेंटेज में लिखे तो 21.23%, ये हमारे पास के ई कैलकुलेट हो गया। इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 1 है वो सॉल्व। उसके बाद है जी, व्हाट इज वेस्टर्न अनलिवर्ड कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अनलिवर्ड कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या है, यानी के ई अनलिवर्ड बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है। रिक्वायरमेंट 2, requirement 2, unlevered cost of equity। ओके जी, इसके लिए आप नॉर्मली फार्मूला यूज करते हैं, देखिए आर एस, या इसको हम के ई लिवर्ड, अभी हमने ये कैलकुलेशन फार्मूला अभी हमने लिखा भी है, दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ। तो आपको याद होगा हमने यहाँ लिखा था आर नॉट प्लस बी ओवर एस, यानी डेट ओवर इक्विटी, इनटू 1 माइनस टी, एंड देन अगेन मल्टीप्लाइड बाय आर नॉट माइनस आर बी। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूलाज लिखी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें जो के ई लिवर्ड है या आर एस लिवर्ड है, ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, रिक्वायरमेंट 1। यहाँ पर देखें के ई लिवर्ड ये कैलकुलेट हो, तो ये हो गया जी हमारे पास 0.2123।
अब आर नॉट जो है ये बेसिकली हमसे क्या पूछा जा रहा है, के ई अनलिवर्ड। तो बेयर इन योर माइंड कि आर नॉट क्या होता है, के ई अनलिवर्ड। हमने अभी पहले बात की थी। वह किसको कह दें, इसको के नॉट कह लें, इसको के ई अनलिवर्ड कह लें, क्योंकि आर नॉट वैक या के नॉट या के अनलिवर्ड इस फार्मूला में जो यूज हो रहा है इस तरह के, तो वो क्या है, क्योंकि जो अनलिवर्ड फार्म है उसमें डेट है नहीं, तो ये सारा कुछ इस वजह से इक्वल जा रहा है। ठीक है, तो मैं आर नॉट लिखूं या के ई अनलिवर्ड लिखूं, बात एक ही होगी मेरी। ठीक है, तो मैं फिलहाल फार्मूला में आर नॉट जैसे होता है मैं वैसे लिखता जा रहा हूँ, लेकिन बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट क्या है कि आर नॉट वैक है, वैक को के नॉट से भी शो करते हैं, और ये के ई अनलिवर्ड भी होता है किसी विदाउट डेट फॉर्म में जिसमें लिवरेज नहीं होती। तो अभी हमने आर नॉट को फाइंड करना है, तो आर नॉट अल्टीमेटली क्या होगा, के ई अनलिवर्ड प्लस डेट ओवर इक्विटी। तो डेट हमारे पास जो रेशो थी 1.5 और एस हमारे पास 1 है। ठीक है, तो 1 माइनस टी, 1 माइनस 0.35 एंड अगेन आर नॉट जो है हमारे पास गिवन नहीं है, और आर बी यानी कास्ट ऑफ डेट जो है ये हमारे पास गिवन है, दैट इज 0.09। ठीक है, कास्ट ऑफ डेट हमारे पास कितना है, 9%। अगर आप यहाँ देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। ठीक है, ये है कास्ट ऑफ डेट 9%। अब हम इसको फर्दर अगेन मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। आर नॉट प्लस, अब मैं इनको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें खुद भी ताकि लेंथ में ना जाए। 0.65 हो जाएगा ये आंसर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो ये फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 0.975। अब ये होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब देखिए आर नॉट प्लस ये हो जाएगा 0.975 आर नॉट जब मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा माइनस इन दो फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 के साथ, तो ये हो जाएगा 0.08775। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास वैसे चल रहा है 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3। अब हम इनको कंबाइन करते हैं जो लाइक टर्म्स है। देखिए ये आर नॉट है, ये भी आर नॉट है, और इसके साथ कोई हमारे पास फिगर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 आर नॉट है बेसिकली। तो हमारे पास जो आर नॉट है वो कितना हो गया, 1.975। ठीक है, ये दोनों चीजें, और ये माइनस का है, तो माइनस का ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, इधर भी प्लस करना होगा 0.8775, और इधर से यानी यहाँ पे भी प्लस करना होगा 0.775, ताकि इसका इफेक्ट इधर से कैंसिल हो जाए। जैसे आप मैथमेटिकली कहते हैं ना कि इस चीज़ को इधर ले जाए तो प्लस हो जाएगी, तो वो इधर ऐसे नहीं जाती, बेसिकली वो इस तरीके से कैंसिलेशन हो रही होती है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास 0.2123 प्लस 0.087775, तो ये हमारे पास फिगर बन जाता है जी 0.00300 000 एंड 5, ये 0 है। अब हमें क्योंकि आर नॉट चाहिए, तो आर नॉट 1.975 डिवाइडेड बाय 1.975, and this will also be divided with the same term 1.975। कैंसल आउट करें, आर नॉट डिवाइड करते हैं इसको, दिस इज 15.19%। अब जो हमारे पास जो आर नॉट है बेसिकली ये क्या है, के ई अनलिवर्ड है, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बात समझा दी ऊपर कि क्यों ये अनलिवर्ड फॉर्म का आर नॉट या के ई होता है, क्योंकि इसमें फर्दर कोई ऐसी टर्म यहाँ पर नहीं है। ठीक है, होपफुली यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट भी